गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आज आप लोगों के साथ ज्योग्राफी के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के उपस्थित हूं। यह जो टॉपिक है यह बल के संदर्भ में ही डिस्क्राइब किया गया है। हम लोग इससे पिछले एपिसोड में यह डिस्कस कर रहे थे कि पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार के स्थल रूप हैं जिसके लिए उत्तरदायी कुछ बल होते हैं, इन बलों को पुनः दो भागों में बांटा गया था। एक बल जो था जिसको हमने कहा था एंडोजेनेटिक फोर्स था, अर्थात अंतर्जात बल था, और एक एक्सोजेनेटिक फोर्स था अर्थात बहिर्जात बल था। तो आज का जो क्लास है यह विशेष तौर पर बहिर्जात बल अर्थात एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के विषय में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस एक्सोजेनेटिक मूवमेंट के अंतर्गत हम जिस टॉपिक का डिस्कशन करेंगे वह टॉपिक आपका क्या है? डेन्यूडेशन। डेन्यूडेशन का तात्पर्य होता है अनाच्छादन। क्या होता है? अनाच्छादन। यही आज का हमारा मेन टॉपिक है और इसी को आज पूरा विस्तृत तरीके से समझने का हम प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से डेन्यूडेशन की घटनाएं संपन्न होती हैं। तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हम यह देखने का प्रयास करते हैं अब कि जो बहिर्जात बल है जिसको हम कह रहे हैं अनाच्छादन, तो यहां पर स्पष्ट रखिएगा जो बहिर्जात बल है, क्या बहिर्जात बल, इस बहिर्जात बल के अंतर्गत जो प्रमुख बल है जिसका हमको अध्ययन करना होता है यह कहलाता है अनाच्छादन। क्या कहलाता है? अनाच्छादन। अनाच्छादन को ही हम क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? डेन्यूडेशन कहते हैं। डेन्यूडेशन, तो यह आप स्पष्ट रखिएगा। डेन्यूडेशन अर्थात इसी का अध्ययन हमको करना पड़ता है बहिर्जात बल के अंतर्गत, और इसी को हम कहते हैं अनाच्छादन की घटना। एक तथ्य और आपको ध्यान में आना चाहिए, और तथ्य यह है कि पृथ्वी की सतह पर जो महासागर और महाद्वीप रूपी संरचनाएं हमको देखने को मिलती हैं, बेसिकली ये जो संरचनाएं होती हैं यह प्राथमिक या जिसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर के लैंडफॉर्म, लेकिन कालक्रम में जब इसके ऊपर बाद में अनाच्छादन और अपर्दन की प्रक्रियाएं संचालित होने लगती हैं तो उसके परिणाम स्वरूप सेकेंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म भी बनने लगते हैं जिसमें यह प्रक्रिया शामिल हो जाती है। तो जो सेकेंड ऑर्डर के लैंडफॉर्म होते हैं उसमें बहिर्जात बल भी अपनी भूमिका निभाने लगता है। इसलिए हमको डेन्यूडेशन को बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ना होगा। अगर हम डेन्यूडेशन के विषय में समझें तो डेन्यूडेशन क्या है? यह एक संयुक्त प्रक्रम है। क्या है? यह एक संयुक्त प्रक्रम है। किसका किसका संयुक्त प्रक्रम है यह भी हमको समझना है। यह 3 प्रक्रमों का एक संयुक्त प्रतिफल है। कौन कौन से यहां पर प्रक्रम है? तो सबसे पहला यहां पर होता है जिसको कहते हैं अपक्षयन। क्या कहते हैं? अपक्षयन की घटना होती है। उसके पश्चात कौन सी घटना होती है? अपर्दन की घटना होती है। फिर कौन सी घटना होती है? यहां पर होता है बृहद क्षरण। क्या होता है? बृहद क्षरण। तो ये 3 घटनाओं के विषय में हमको समझना है कि अनाच्छादन के अंतर्गत 3 घटनाएं होती हैं। अर्थात अगर आपसे कभी पूछा जाए कि अनाच्छादन के विषय में डिस्क्राइब करो तो आप कहेंगे कि अनाच्छादन अपक्षयन, अपर्दन और बृहद क्षरण का एक संयुक्त प्रक्रम है, लेकिन इस पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो जलवायु परिवर्तन का, या जलवायु के द्वारा यह पूरी तरीके से नियंत्रित होने वाली घटना है। चलिए अब हम समझते हैं कि इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है। पहले एक छोटा सा हम डिस्क्रिप्शन करते हैं, उसके पश्चात हम और ज्यादा इस पर हम एलोब्रेशन आपके साथ करेंगे। यहां पर अगर हम बात करें तो इन सब का परिणाम क्या होता है? इन सब का परिणाम क्या होता है? तो परिणाम ये होता है कि कोई भी संगठित चट्टान, क्या कोई भी संगठित चट्टान अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? अनाच्छादन के परिणाम स्वरूप जब इसका अनाच्छादन होता है, अनाच्छादन का तात्पर्य ध्यान रखिएगा जिसमें अपक्षयन, अपर्दन और बृहद क्षरण तीनों घटनाएं होती हैं, तो यह एक संगठित चट्टान असंगठित हो जाती है। क्या हो जाती है?
असंगठित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। अब यह असंगठित चट्टान क्या है, यह भी हमको समझने की आवश्यकता है। इसके विषय में हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में डिस्कशन किया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा उसको और ज़्यादा हम एक्सप्लेन कर देते हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें असंगठित चट्टान के विषय में, तो असंगठित चट्टान का तात्पर्य होता है चट्टान चूर्ण। क्या होता है? चट्टान चूर्ण को कहते हैं हम लोग चट्टान चूर्ण। तो चट्टान चूर्ण की जो घटनाएं होती हैं, इसी को हम लोग कहते हैं अवसाद। क्या कहते हैं? अवसाद। तो एक प्रकार से जो चट्टान चूर्ण होता है, जो अवसाद होता है, इसी को कहते हैं असंगठित चट्टान। अर्थात जब प्रारंभ में पृथ्वी गर्म आग का गोला थी और कालक्रम में जब ठंडी हुई, तो प्रारंभिक जो चट्टान बनी है अर्थात आर्कियन, तो यह आर्कियन चट्टान पर जब कालक्रम में अनाच्छादन की घटनाएं कार्य की हैं, तो इनका क्या हुआ है? इनका अनाच्छादन, अपर्दन और बृहद क्षरण हुआ है, जिसके परिणाम स्वरूप एक संगठित चट्टान असंगठित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात अवसाद बनता है, अर्थात चट्टान चूर्ण का फॉर्मेशन होता है। और यह चट्टान चूर्ण करता क्या है? ये जो बहिर्जात बल होते हैं, ये करते क्या हैं? इनका सिंपल प्रोसेस होता है समतलीकरण का। किसका प्रोसेस होता है? समतलीकरण का। तो आपसे कभी काल प्रश्न पूछा जाता है कि जो बहिर्जात बल होते हैं, इनका क्या कार्यक्रम होता है, ये क्या करने की प्रमुख भूमिका निभाते हैं? तो समतलीकरण का कार्य करते हैं। जबकि अंतर्जात बल क्या होता है? यह विषमता उत्पन्न करता है, लेकिन जो बहिर्जात बल होता है, यह समता उत्पन्न करने का कार्य करता है। तो प्रकृति का कितना सुनहरा यह आप दृश्य देख सकते हैं कि एक तरफ एक विषमता पैदा करता है, तो दूसरा जो बल है इसमें समता उत्पन्न करता है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि जो अनाच्छादन की घटनाएं हैं, यह संगठित चट्टान को असंगठित चट्टान में परिवर्तित कर देती है, अर्थात चट्टान चूर्ण में परिवर्तित कर देती है, जिसको हम लोग अवसाद कहते हैं। तो यहां पर चट्टान के चूर्ण के आकार के आधार पर, किस आधार पर? आकार के आधार पर इनको कई नाम दिया जाता है, और इन नामों के विषय में हमको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्या क्या नाम है, थोड़ा इसको समझते हैं। तो चट्टान चूर्ण के आकार के आधार पर, क्या? चट्टान चूर्ण, यहां पर चट्टान चूर्ण के कण के आकार के आधार पर, किस आधार पर? चट्टान चूर्ण के कण के आकार के आधार पर इसको हम कई नाम देते हैं। क्या क्या नाम देते हैं? इसी को हम कहते हैं गोलास। क्या कहते हैं? गोलास। फिर होता है बजरी, फिर होता है कंकड़, फिर होता है यहां पर जिसको हम कहते हैं रेत। क्या होता है? रेत। फिर है सिल्ट। क्या है? सिल्ट। फिर है चीका। ये सब चट्टान चूर्ण के, इसमें सबसे बड़े जो चट्टान के चूर्ण हैं, जिनका आकार बड़ा बड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं गोलास्म। क्या कहते हैं? गोलास्म। अगर हम गोलास्म को देखें तो गोलास्म का जो नाम है, इसको कहते हैं बोल्डर। क्या कहते हैं? बोल्डर। तो यह बोल्डर है। क्या है? बोल्डर है। इसको बोल्डर कहते हैं। इसको कहते हैं कोबल। क्या कहते हैं? कोबल। इसको कहते हैं पेबल। इसको कहते हैं सैंड। क्या कहते हैं? सैंड। इसको कहते हैं सिल्ट, और इसको कहते हैं क्ले। तो आपको यह स्पष्ट रखना है कि जो चट्टान के चूर्ण हैं, जो असंगठित चट्टान है, जो अवसाद है, इनको कण के आकार के आधार पर कई नाम दिए जाते हैं। जो बड़े बड़े आकार होते हैं उसको हम गोलास्म या बोल्डर कहते हैं, उनसे छोटे आकार को हम बजरी, उनसे छोटे को कंकड़, उनसे छोटे को रेत, उनसे छोटे को सिल्ट, और सबसे छोटा जो कण होता है उसको हम क्या कहते हैं? चीका कहते हैं। इनके कण का जो आकार है क्या है, इसको भी यहां पर हम डिफाइन कर देते हैं और यहां पर आपके सामने लिख देते हैं कि जिससे आपको थोड़ी सी स्पष्टता हो जाए। लेकिन इसको करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसको हटा देना पड़ेगा। इसको यहां से हम हटा देते हैं, यहां पे ऐसे हटेगा ना, ठीक है। चलिए, तो इसको हम पहले हटा देते हैं, फिर यहां पर हम लिख देते हैं। यहां पर हम देखते हैं कि जो गोलास्म है, अच्छा इसको भी हटा दें क्या, इस वाले पार्ट।
इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। अब यहां पे करते हैं, इसके हम आकार बताते हैं। क्या बताते हैं? कण का साइज, कि किसके कण का साइज कितना होता है। अगर हम बात करें गोलास्म का, तो गोलास्म का जो साइज होता है यह 264 mm से बड़ा होता है, से बड़ा है। उसको हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं हम लोग गोलास्म, या इसको कहते हैं बोल्डर, जिसके कण के साइज का आकार कितना होता है? लगभग 200, यहां पर कर दीजिए आप 56, क्या कर दीजिए? ये कर दीजिए 56, 56, 256। इसका जो होता है, अब थोड़ा इसकी तुलना में अब इसका छोटा हो जाएगा, ये 64 से चलेगा। कहां से चलेगा? 64 से चलेगा 256 mm। फिर इसका जो आकार होता है, अर्थात जिसको हम कहते हैं कंकड़, अब इसका आकार और छोटा हो जाएगा और यह 2 से लेकर के 64 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2 से 64 तक mm तक जाएगा। फिर यहां का जो आकार है ये 0.2 से लेकर के यहां पर 2 तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 2 तक, 2 mm तक। यहां का अगर हम साइज की बात करें तो 0.002 से लेकर के 0.2 mm तक जाएगा। लेकिन जो इसका साइज है यह 0.002 mm से भी छोटा होता है। अर्थात जो क्ले होता है, जो सबसे बारीक अवसाद होता है हमारे प्रकृति के द्वारा बनाया जाता है, उसमें होता है चीका। सबसे बड़ा जो अवसाद होता है उसको कहते हैं गोलास्म, जिसके कण के साइज कितने होते हैं? 256 mm से बड़े होते हैं। तो इस आधार पर हमको यह बातें स्पष्ट हो जानी चाहिए कि जो एक संगठित चट्टान होती है, यह संगठित चट्टान जब अनाच्छादन की घटनाओं के परिणाम स्वरूप असंगठित होती है तो इसके विभिन्न रूप हमको देखने को मिलते हैं प्रकृति में। अब आइए हम थोड़ा समझते हैं कि यहां पर एक घटना और घटित होती है और इसी को एक नाम देते हैं यहां पर। अब देखिए, जो चट्टान चूर्ण है, मतलब संगठित चट्टान, क्या? संगठित चट्टान का अगर बात करें, यहां पर 2 काम होता है। यह जो संगठित चट्टान है इसका भौतिक विघटन होता है और विखंडन हम कहें, क्या कहें? एक होता है विखंडन, क्या होता है? विखंडन, और एक होता है वियोजन। तो 2 घटनाएं होती हैं, एक होता है विखंडन और एक होता है वियोजन। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। वियोजन जो टर्म है इसको कहते हैं डिकम्पोजिशन। क्या कहते हैं? मतलब एक होता है डिसइंटीग्रेशन। क्या होता है? डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन मतलब होता है वह अपने मूल कणों में टूट जाता है। क्या होता है? अपने मूल कणों में टूट जाता है। तो एक वियोजन होता है और एक विखंडन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह संगठित चट्टान क्या हो जाती है? असंगठित चट्टान में परिवर्तित हो जाती है। तो यह घटना आपसे पूछी जाती है कभी का। तो खैर, इसके विषय में तो हमको जानना ही है, जिसको हम किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो सिर्फ हमको यह समझना है कि जो अनाच्छादन है, अनाच्छादन क्या है? हमने आपसे कहा अनाच्छादन कई घटनाओं का एक सम्मिलित प्रतिफल है, जिसमें एक घटना होती है जिसको कहते हैं अपक्षयन। क्या कहते हैं? अपक्षयन। अपक्षयन को ही कहते हैं हम लोग ऋतु क्षरण। क्या कहते हैं? ऋतु क्षरण। और इसी को कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग। ये जो वेदरिंग की घटना होती है ये क्या है, इसको भी हम समझेंगे। यह जो घटना होती है, यहां दूसरी घटना होती है जिसको कहते हैं अपर्दन। क्या कहते हैं? अपर्दन। और तीसरी घटना होती है जिसको कहते हैं बृहद क्षरण। तो तीनों में डिफरेंस क्या है थोड़ा सा आप समझ लीजिए। अगर हम बात करें अपक्षयन, ऋतु क्षरण या वेदरिंग को, तो यह जो घटना है यह कैसी घटना है? यह स्थैतिक घटना है। कैसी है? यह स्थैतिक घटना है। स्पष्ट रखिएगा। अर्थात इसके परिणाम स्वरूप एक संगठित चट्टान अपने ही स्थान पर, क्या? अपने ही स्थान पर भौतिक, रासायनिक और जैविक घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या होती है? चूर्ण चूर्ण हो जाती है, टूट जाती है। इस घटना को हम क्या कहते हैं? वेदरिंग कहते हैं। अर्थात
इसी को हम ऋतु क्षरण कहते हैं, इसी को हम अपक्षयन कहते हैं। तो डिफरेंस है कि यह एक घटना अस्थैतिक है, लेकिन यह प्रक्रिया क्या है, यह प्रक्रिया गत्यात्मक है। कैसी है? गत्यात्मक है। यहां पर भी जो संगठित चट्टान है यह असंगठित चट्टान में टूटती है, लेकिन यहां पर गति रहती है, मोमेंटम रहता है। अर्थात यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब मटेरियल डिस्प्लेस होता है या ट्रांसलोकेशन किया जाता है, तो उस दौरान जो इसमें टूट फूट होती है, उस घटना को हम कहते हैं अपरदन की घटना। सेम कहानी ऋतु क्षरण में भी होती, बृहद क्षरण में भी होती है। यह भी एक गत्यात्मक घटना होती है। यह भी कैसी है? एक गत्यात्मक घटना है, लेकिन डिफरेंस है, यहां पर जो गति उत्पन्न होती है इसके लिए उत्तरदायी होते हैं अपरदन के कारक। इसके लिए कौन उत्तरदायी है? यहां पर अपरदन के कारक उत्तरदायी होते हैं। क्या होते हैं? अपरदन के कारक उत्तरदायी होते हैं। यहां पर जो गति होती है यह किस कारण से होती है? तो यह गति गुरुत्वाकर्षण के अधीन होती है। किसके अधीन होती है? गुरुत्वाकर्षण के अधीन। गुरुत्वाकर्षण के अधीन जब एक ऊंचाई से कोई मटेरियल नीचे की तरफ डिस्प्लेस होता है, तो इस दौरान वह जब टकराता है तो उसके चट्टान जो संगठित हैं यह असंगठित हो जाते हैं। उस घटना को कहते हैं बृहद क्षरण। क्या कहते हैं? बृहद क्षरण। बृहद क्षरण भी गत्यात्मक है। डिफरेंस है कि यहां पर जो गति हुई है, इस गति के लिए उत्तरदायी कौन है? तो गुरुत्वाकर्षण बल है, कि वह पिंड एक ऊंचाई वाले स्थल पर था और गुरुत्वाकर्षण के कारण वह वहां से डिस्प्लेस हो गया, जिसके कारण मार्ग में जब यह लुढ़का तो किसी ना किसी से टकरा करके यह टूट गया। तो यहां पर भी एक संगठित चट्टान असंगठित होती है, लेकिन यहां पर जो गति हो रही है यह गुरुत्वाकर्षण के कारण हो रही है। यहां पर भी एक संगठित चट्टान असंगठित चट्टान में परिवर्तित हो रही है, लेकिन यहां पर जो गति हो रही है इसके लिए कुछ अपरदन के कारक उत्तरदायी होते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं आगे हम डिस्कस करेंगे। साथ में अगर हम बात करें अपक्षयन के परिणाम स्वरूप भी एक संगठित चट्टान असंगठित चट्टान में परिवर्तित होती है, लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या है कि यह घटना अस्थैतिक घटना है। यहां पर किसी प्रकार का कोई मोमेंटम या कोई गति नहीं है। तो यह अंतर हमको स्पष्ट होना चाहिए। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, पहले ऋतु क्षरण के विषय में, फिर अपरदन के विषय में, फिर बृहद क्षरण के विषय में। बृहद क्षरण में तो कुछ खास है नहीं, बृहद क्षरण जितना था उतना हमने बता दिया कि जब कोई उत्क्षिप्त भूखंड या कोई ऊंचाई वाला भूखंड जब गुरुत्वाकर्षण के अधीन नीचे की तरफ आगे बढ़ता है, डिस्प्लेस होता है, तो उसके परिणाम स्वरूप जो इसमें टूट फूट होती है उसको हम लोग बृहद क्षरण कहते हैं। अगर हम बात करें ऋतु क्षरण की, किसकी बात करें? ऋतु क्षरण की, या जिसको हम कहते हैं अपक्षयन की घटना। अपक्षयन की घटना को ही हम कहते हैं क्या? ऋतु क्षरण की घटना। ये जो ऋतु क्षरण की घटना है इसी को कहते हैं वेदरिंग। क्या कहते हैं? वेदरिंग की घटना है। यह जो वेदरिंग की घटना है इसको भी हमको समझना है। हमने कहा वेदरिंग के अंतर्गत क्या होता है? एक संगठित चट्टान, क्या? एक संगठित चट्टान अपने ही स्थान पर, क्या? अपने ही स्थान पर भौतिक, लिख सकते हैं, भौतिक, रासायनिक एवं जैविक, क्या? एवं जैविक अपक्षयन के कारण क्या होती है? चूर्ण चूर्ण हो जाती है, या कह सकते हैं असंगठित हो जाती है। असंगठित हो जाती है। तो यह आपको डिफरेंस ध्यान में रखना है कि जो वेदरिंग की घटना है यह इसके अंतर्गत भी वही कार्य होता है
कि एक संगठित चट्टान असंगठित चट्टान में परिवर्तित होती है, लेकिन यहां पर अंतर क्या है कि हम कह सकते हैं कि इसके लिए भौतिक, रासायनिक और जैविक अपक्षयन की घटनाएं कार्य करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ये अपने ही स्थान पर क्या होते हैं, असंगठित रूप में विकसित हो जाते हैं या परिवर्तित हो जाते हैं। इसी भौतिक अपक्षयन के अंतर्गत ही हम लोग एक घटना का नाम पढ़े हैं जिसका नाम है एक्सफोलिएशन। क्या नाम है? एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन की जो घटना है वह इसी के दायरे में आती है, अर्थात जिसको हम कहते हैं अपसल्कन। क्या कहते हैं? अपसल्कन। तो इसी के अंतर्गत एक घटना का नाम आपको याद आ रहा होगा, हम लोग प्रैक्टिस एपिसोड में खूब डिस्क्राइब किए हैं, जिसको कहते हैं अपसल्कन। क्या कहते हैं? अपसल्कन। अपसल्कन को ही हम क्या कहते हैं? एक्सफोलिएशन। अर्थात परत दर परत चट्टान उधड़ती जाती है, जैसे प्याज का छिलका। और यह घटना जो घटित होती है यह एक प्रकार से फिजिकल वेदरिंग के दायरे में आती है, और विशेष तौर पर अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में यह घटना देखने को मिलती है। हम लोग इसके विषय में डिस्क्रिप्शन किए हैं जब डिस्कस कर रहे थे प्रैक्टिस एपिसोड। तो खैर, ऐसा नहीं है कि इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से केवल यही चल रहा है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रैक्टिस एपिसोड है, मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज चलाई जा रही है, साथ में हम समसामयिकी पर भी डिस्कशन कर रहे हैं, और कुछ इस प्रकार से महत्वपूर्ण तथ्यों की भी चर्चा हम आपके साथ समय समय पर करते रहे हैं। और इसके साथ साथ हम आपको क्विज टाइप के प्रश्न भी आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो आप सभी जितने भी यहाँ से उपलब्ध मटेरियल आपको दिए जा रहे हैं उन सभी का आप भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जहां तक हो सकता है चैनल को प्रमोट अवश्य करें। चलिए, तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं अगला जो पार्ट है, जिसको कहते हैं अपर्दन की घटना। क्या कहते हैं? अपर्दन। अपर्दन को कहते हैं इरोजन। क्या कहते हैं? इरोजन। ये जो इरोजन की घटना है यह एक गत्यात्मक क्रिया है। कैसी क्रिया है? तो यह एक गत्यात्मक घटना है। स्पष्ट रखिएगा, कैसी है? गत्यात्मक घटना है, अर्थात इसमें मोमेंटम होता है, लेकिन गति किसके द्वारा होती है? तो अपर्दन के कारकों के द्वारा। किसके द्वारा? अपर्दन के कारक गति के लिए उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन से यहां पर अपर्दन के कारक हैं, अगर इनको हम डिस्कस करें तो कई कारक यहां पर हैं जिसको हमको समझना है। एक कारक होता है जिसको कहते हैं नदी जल गति की क्रिया, अर्थात जो सतही जल होता है, जो नदियों के माध्यम से फ्लो करता है, इसके माध्यम से भी जो चट्टान के चूर्ण होते हैं, जो अपक्षयन के अंतर्गत अपने ही स्थान पर चूर्ण चूर्ण हो गए थे, उनको यह नदी जल क्या करता है? अपने साथ बहा करके ले जाता है, और ले जाने के दौरान उस चट्टान को पुनः और ज्यादा असंगठित कर देता है। तो जब नदी जल के द्वारा एक संगठित चट्टान को असंगठित किया जाता है तो उस घटना का एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन। तो अपर्दन के कारक में एक कारक है जिसका नाम है नदी जल की क्रिया, और इसके द्वारा जो एक्शन होता है उसको कहते हैं हाइड्रोलिक एक्शन। क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक एक्शन। इसी प्रकार एक और एक नहीं कई घटनाएं हैं, हम तो केवल अभी एक लिखे हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करें वायु की गति के परिणाम स्वरूप जो अपर्दन होता है उस घटना को क्या नाम देते हैं? तो उसको हम कहते हैं अपवाहन। क्या कहते हैं? अपवाहन। अपवाहन की जो घटना है वह इसी के अंतर्गत आती है। किसके अंतर्गत आती है? यह वायुड़ प्रक्रम के अंतर्गत आने वाली प्रमुख घटना है। तो आपसे पूछा जाता है जो अपवाहन की घटना है यह किस दायरे में आती है? तो यह वायु प्रक्रम की प्रमुख घटना है। हम लोग इसके विषय में डिस्कस किए हैं। तो हमको अपर्दन के अंतर्गत एक तो नदी जल की गति से जो क्रिया होती है उसका नाम हाइड्रोलिक एक्शन होता है, जो पवन की गति से जो यहाँ पर अपर्दन की घटना होती है उसका नाम होता अपवाहन की घटना। इसी प्रकार अगर हम आगे बढ़ें तो आगे भी हमको कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं, और ये जो घटनाएं हैं अपर्दन के कारक में,
यहां पर अगर घटना मान लेते हैं हिमानी प्रक्रम से हो रही है, किस प्रक्रम से? हिमानी प्रक्रम से, क्योंकि हिमानी के परिणाम स्वरूप भी एक संगठित चट्टान अपने स्थान पर अपने स्थान से विस्थापित की जाती है, और जब विस्थापित होती है तो उस विस्थापन के दौरान भी यह संगठित चट्टान पुनः असंगठित होती है, तो उस घटना को हम क्या कहते हैं? उत्पाटन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाटन, अर्थात इसी को कहते हैं प्लकिंग। क्या कहते हैं? प्लकिंग की घटना घटित होती है। इसी प्रकार अगर बात करें हम कि जो सागरीय लहरों के द्वारा होता है, किसके द्वारा? समुद्री लहर, जो समुद्री लहरों के द्वारा यहां पर कार्य किया जाता है, तो यहां पर होता है जल दबाव की क्रिया। किसकी होती है? जल दाब की क्रिया। तो जल दाब की क्रिया जो प्रमुख अपरदन की घटना है, यह समुद्री लहर के द्वारा किया जाता है। इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं हो सकता कि समुद्री लहर में केवल यही एक प्रोसेस होता है, क्या? नहीं, समुद्री लहर में हाइड्रोलिक एक्शन भी होगा, लेकिन प्रमुख घटना जो है वह जलदाब की क्रिया है, अर्थात वाटर प्रेशर की घटना प्रमुख होती है। उसी प्रकार हिमानी प्रक्रम में क्या केवल उत्पाटन की घटना होती है? क्या? नहीं, उत्पाटन प्रमुख घटना है, लेकिन साथ साथ और घटनाएं भी समाहित होती हैं। इसी प्रकार अपरदन के अन्य कारकों में अगर हम बात करें तो एक घटना होती है जिसको हम कहते हैं क्या? यहां पर नाम देते हैं जिसको कहते हैं अपघर्षण। क्या कहते हैं? अपघर्षण। चलिए अगले पेज पे लिख देते हैं, यहां पर चूंकि हो नहीं पाएगा तो अगले पेज पे लिख देते हैं। अगला है अपरदन के कारक। अपरदन के कारक में जो अन्य कारक हैं, अगर इसकी हम चर्चा करें तो यहां पर कुछ कारक मिलते हैं, जैसे हैं अपघर्षण। क्या है? अपघर्षण। अपघर्षण की जो घटना होती है इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं एब्रेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? एब्रेशन प्रोसेस। और एब्रेशन को ही हम कहते हैं कोरेजन। क्या कहते हैं? कोरेजन। स्पष्ट रखिएगा, कोरेजन। तो यह भी अपरदन का कारक होता है। इसके अंतर्गत क्या होता है, अगर यहां पर डिस्कस किया जाए तो अपरदन का कारक प्लस अवसाद आपस में टक्कर करते, तो आप स्पष्ट लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत जो घटना होती है, अपरदन के कारक प्लस अवसाद का आपस में टक्कर। क्या होता है? आपस में टकराव। तो इसके परिणाम स्वरूप पुनः वह जो संगठित चट्टान है या जो चट्टान चूर्ण है वह पूरा और असंगठित हो जाता है, क्योंकि अपरदन का कार्य से नदी है, नदी का जल है, अपने साथ किसी चट्टान को लेके जा रहा है, तो नदी अपने जल के थपेड़ों से उस चट्टान के चूर्ण को रगड़ रगड़ करके और ज्यादा उसको छोटा बना देती है या उसको किसी नए रूप में परिवर्तित कर देती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं? एब्रेशन कहते हैं, अपघर्षण कहते हैं, कोरेजन कहते हैं। इसी प्रकार मान लेते हैं वायु अपने थपेड़ों से एक चट्टान चूर्ण को पुनः एक नए रूप में परिवर्तित कर देती है। सागरीय लहरें भी इसी प्रकार होती हैं, हिमानी भी होता है। तो जब अपरदन का कारक किसी एक असंगठित चट्टान को उसको रगड़ रगड़ करके एक नए रूप में परिवर्तित कर दे या पुनः और ज्यादा अवसाद निर्मित कर दे, तो उस घटना को कहते हैं अपघर्षण की घटना। क्या कहते हैं? अपघर्षण की घटना, या इसी को कहते हैं एब्रेशन की घटना। इसी प्रकार एक घटना और है, उसको भी हमको समझना चाहिए, और वह घटना कहलाती है सन्निघर्षण। क्या कहलाती है? सन्निघर्षण। यह भी अपरदन के कारक के ही अंतर्गत आता है। सन्निघर्षण को कहते हैं अट्रिशन। क्या कहते हैं? एट्रिशन। ये जो एट्रिशन की घटना होती है इसके तहत क्या होता है, तो आप सिंपल तरीके से समझिएगा। अपरदन मतलब जो अवसाद हैं, क्या जो अवसाद हैं, अवसादों का आपस में टक्कर होता है। अवसादों का आपस में टकराव, जिससे वे पुनः असंगठित होते हैं। क्या होते हैं? असंगठित होते हैं। तो इसका तात्पर्य है कि जो अपरदन के कारक हैं ये क्या करते हैं? एक चट्टान चूर्ण को असंगठित करने का कार्य करते हैं। तो ये जितने हमने अपरदन के कारक लिखे हैं ये सब भौतिक के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? भौतिक प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं।
इसी प्रकार अपर्दन का एक और कारक है जो रासायनिक प्रक्रम है। कैसा है? अपर्दन के कारक में एक कारक है, जो अब तक हमने डिस्कस किया वो सब कारक कैसे थे? वो सब थे भौतिक, लेकिन एक कारक है जो होता है रासायनिक। क्या होता है? रासायनिक। और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? संक्षारण। इसी को कहते हैं घोलीकरण। क्या कहते हैं? घोलीकरण। और इसी को कहते हैं सलूशन। क्या कहते हैं? सलूशन। और इसी को कहते हैं कोरोजन। क्या कहते हैं? कोरोजन। वहां पर कोरेजन था, यहां पर कोरोजन है। तो कोरोजन की घटना रासायनिक है और कोरेजन की घटना कैसी है? तो वह भौतिक घटना है। यह स्पष्ट रखिएगा। इसी प्रकार अगर हम एक घटना की और बात करें जो जैविक के अंतर्गत आती है, तो जैविक में अगर इस प्रकार की घटना होती है तो उसको कहते हैं हम लोग चिलेशन प्रोसेस। क्या कहते हैं? चिलेशन प्रोसेस। तो आपसे पूछा जा सकता है जो चिलेशन प्रोसेस होता है, चिलेशन प्रक्रम होता है, यह किसके द्वारा संपन्न होता है? तो यह जैविक प्रक्रम के अंतर्गत रखा जाता है। तो इतने प्रक्रम थे जो हमको डिस्कस करना था और हमने इनको जहां तक संभव था सहज शब्दों में करके एक छोटे से वीडियो में आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इसके विषय में तो बहुत विस्तृत चर्चा किए जाए तब भी कम है। तो हम इसी प्रकार से एक छोटे छोटे पार्ट आपके सामने बीच बीच में ले आएंगे, जिससे आपको काफ़ी ज़्यादा मदद मिल जाएगी जो थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी टॉपिक है उसको समझने में। तो हम लोग अब फिर मिलेंगे कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।